हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 71। आरुषि पहुंचती ड्रिंक बार। जैसे ही अनिरुद्ध आरुषि को अपने कमरे में देखता है, वह एग्रेसिवली उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसकी बाजू को पकड़कर उसे अपनी तरफ करता है, जिसके कारण वह शराब की बोतल नीचे गिर जाती है और फूट जाती है। अनिरुद्ध नंगे पैर था। जैसे ही वह एक कदम और आरुषि की तरफ बढ़ाए, उससे पहले आरुषि अनिरुद्ध को पुश करते हुए कहती है, पीछे हट जाओ, ये कांच के टुकड़े तुम्हारे पैर में छुप सकते हैं। अनिरुद्ध एक सेकंड के लिए तो रुक जाता है, लेकिन अगले ही पल वह आरुषि की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे बाबा ने कहा है ना कि कम से कम 1 महीने तक हमें एक दूसरे से दूर रहना है, तो दूर क्यों नहीं रह रही? क्यों इस कमरे में आने का बहाना ढूंढ रही हो? अच्छी खासी सुबह बिगाड़ देना मेरी। आरुषि, आंखों में आंसू, क्या मैं तुम्हें अब इतनी बुरी लगने लगी कि अगर तुम मेरी शक्ल भी देख लोगे तो तुम्हारी सुबह बिगड़ जाएगी? अनिरुद्ध, गुस्से से, हाँ कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जब जो मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ, मुझे तुम्हारी वह बातें याद आती है कि कैसे पूरे कॉन्फिडेंट होकर तुम सुशांत के सामने कह रही थी कि तुम मुझे बर्बाद करने के प्लान में उसके साथ थी, और तुम्हारे साथ साथ मुझे उसे सुशांत का चेहरा भी याद आता है। और जब तुम दोनों के चेहरे मेरी आंखों के सामने आते हैं, तो मैं बात नहीं सकता कि मैं अपने गुस्से पर कैसे कंट्रोल करता हूँ। ऐसे लगता है कि अभी गन को उठाओ और जाऊं और उसे छलनी कर दो, लेकिन उसके बूढ़े माँ बाप का सोचकर उसे छोड़ दिया। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि अनिरुद्ध राणा का शिकार ऐसे खुला घूम रहा है। आरुषि, इमोशनल, ठीक है, नहीं आऊंगी आज के बाद इस कमरे में। मुझे दादी ने कहा था कि तुम्हें आकर चाय दे दो, इसलिए आई थी, वरना मैं नहीं आ रही थी। तुम्हें मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं है ना? तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना हो सके अपना चेहरा तुम्हें ना दिखाऊं, ताकि तुम्हारे दिल ना बिगड़े। आरुषि के चेहरे पर साफ दर्द नजर आ रहा था। उसकी आंखों के आंसू बता रहे थे कि अनिरुद्ध क्यों कड़वी बातों ने उसे कितना हर्ट किया है, लेकिन इस समय अनिरुद्ध खुद इतने गुस्से और तकलीफ में है कि आरुषि की तकलीफ को फील करते हुए भी उसके करीब नहीं जा सकता। आरुषि अपनी आंसुओं को पहुंचती है और अनिरुद्ध के कमरे से तुरंत चली जाती है। अनिरुद्ध टेबल पर रखी हुई चाय की तरफ देखा है, लेकिन वह उसे पीता नहीं है। तारांकन, रात की 10 बजे आरुषि टेरेस से अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी उसे अनिरुद्ध के कमरे की तरह से कुछ शोर सुनाई देता है। वैसे तो आरुषि ने ये वादा किया था कि अब वह अनिरुद्ध के कमरे में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वह वहां पर चली जाती है और वह देखती है कि अनिरुद्ध के कमरे में तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अनिरुद्ध के जो सामने कमरा है उसमें कुछ खटपट की आवाज हो रही है। आरुषि कमरे में एंटर करती है और वह देखती है कि कमरे को डेको किया जा रहा है, जिसे देखकर आरुषि कहती है, यह इतनी रात में इस कमरे को क्यों तैयार करवाया जा रहा है? आरुषि के सवाल पर एक सर्वेंट जवाब देते हुए कहती है, वह तो नहीं पता आरुषि में, लेकिन मधु मैम ने कहा था कि इस कमरे को अच्छी तरह से तैयार करवा दिया जाए, शायद कोई आ रहा होगा। आरुषि, ठीक है, आप काम कीजिए, मैं तो बस आवाज सुनकर चली आई थी। आरुषि अपने कमरे में पहुंचती है। वह थोड़ी सी परेशान हो गई थी कि आखिर कौन आ रहा है जिसके लिए ये कमरा तैयार किया जा रहा है, और वह भी अनिरुद्ध के सामने वाला कमरा। तारांकन, माया मधु देवी के कमरे में पहुंचती है और एक्साइटेड होकर कहती है, क्या बात है माँ, अभी मैं आ रही हूँ। अपने मुस्कान के लिए कमरा तैयार करवाना भी शुरू कर दिया, और सबसे बड़ी बात, आपने अनिरुद्ध भैया के कमरे के सामने वाला कैमरा चुना। बेचारी आरुषि जब वह देखेगी उसे तो बड़ा झटका लगेगा। अपने पति की सलामती के लिए वह अपना कमरा छोड़ आए और पति के कमरे के सामने वाले कमरे में एक नई लड़की आ गई। मधु देवी मुस्कुराते हुए, अब उसे अच्छा लगे बुरा लगे हमें क्या फर्क पड़ता है, ये समझ लो कि हम अपनी नई बहू के लिए ये कमरा तैयार करवा रहे हैं। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वह इस कमरे में रहेगी। वैसे तो वह गेस्ट रूम में भी रह सकती थी, लेकिन वह हमारे लिए गेस्ट थोड़ी ना है, हमारे परिवार का हिस्सा है, इसलिए वह हमारी तरह नॉर्मल कमरे में रहेगी। अनिरुद्ध और उसके बीच में बातचीत हो थोड़ी सी करीबी बढ़े, इसलिए मैंने वही कमरा चुना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वह भी पूरी तरह से अपना फर्ज निभाएगी। मेरी बात हो गई है उसे, बहुत एक्साइटेड है वह और बहुत खुश भी। बस अब जैसा सोचा है वैसा ही होता जाए। कल आ रही है वह, और सबसे कमल की बात पता है क्या? उससे अनिरुद्ध लेकर आएगा।
माया हंसते हुए, उसे अनिरुद्ध लेकर आएगा, क्या बात है माँ, बेचारी आरुषि, उसकी तो हालत बिगड़ने वाली है। तारांकन रात के 12 बजे अनिरुद्ध एक ड्रिंक बार में अपने मीटिंग के कुछ पार्टनर जो उसके दोस्त भी हैं और नैना के साथ मीटिंग खत्म करने के बाद ड्रिंक कर रहा था। बातों ही बातों में अनिरुद्ध की ड्रिंक को ज्यादा हो गई थी या फिर वह अपने तकलीफ को कम करने के लिए एक ड्रिंक पिए जा रहा था। एक मीटिंग पार्टनर अनिरुद्ध को रोकते हुए कहता है, बस यार अनिरुद्ध, कितना पिएगा, आज के लिए बहुत हो गई, मुझे लगता है कि हम लोगों ने आज कुछ ज्यादा ही पी ली, सिर्फ नैना के छोड़कर अब हमें रुक जाना चाहिए और अपने अपने घर जाना चाहिए। नैना बिल्कुल सही कहा, बहुत हो गई है, मैंने तो इसलिए नहीं भी क्योंकि मुझे अनिरुद्ध को उसके घर पर भी छोड़ना है, क्योंकि मैं इसकी सेक्रेटरी भी हूँ, तो मुझे इस चीज का भी ध्यान रखना है। आप सब लोग चलिए, मीटिंग्स के सारे डिटेल्स में फाइल बनाकर आप सबको सेंड कर दूंगी और उसे मीटिंग को हम कल भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ऑफिस में है। सभी मीटिंग्स के लोग ड्रिंक बार से चले जाते हैं और रह जाती है सिर्फ नैना और अनिरुद्ध। नैना अनिरुद्ध के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके करीब होते हुए कहती है, अनिरुद्ध अब रुक जाओ, तुमने आज बहुत पी ली है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत तकलीफ है, तुम मुझे धोखा मिला है अपनी पत्नी से और तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे पास हूँ मैं, चलो आज की रात हम एक साथ बताते हैं, मेरे घर पर चलो। अनिरुद्ध को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह तो काफी नशे में था। नैना अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर उसे रिसोर्ट के बाहर लेकर आती है, तभी ड्राइवर नैना के पास आकर कहता है, डोंट वरी, मैं यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। जिस पर नैना उसे ड्राइवर से कहती है, कोई जरूरत नहीं है, यह आज मेरे साथ जा रहे हैं, इनका इतनी नशे में घर जाना सही नहीं है, तुम गाड़ी लेकर चले जाओ आज मेरे साथ, मेरा मतलब है कि इनको उनकी कंपनी में जो इनका स्पेशल रूम है वहां लेकर जा रहे हो, इसलिए घर पर इन्फॉर्म कर देना कि आज रात अनिरुद्ध नहीं आएंगे। ड्राइवर को नैना की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उसे अब ये सही नहीं लग रहा था। ड्राइवर जानता था कि शादी से पहले अनिरुद्ध नैना के यहाँ आया जाया करता था, लेकिन अब वो शादीशुदा हो चुका था और ड्राइवर जानता था कि उसकी पत्नी आरुषि कितनी अच्छी है और वह नहीं चाहता था कि नशे की हालत में उनके पति पत्नी के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आए। जैसे ही नैना खुद भी गाड़ी में बैठने जाती है, उसे ध्यान आता है कि वह अपना पर्सनल रिसोर्ट के अंदर ही भूल जाती है। अपने पास को लेने के लिए नैना वापस रिसोर्ट के अंदर जाती है। ड्राइवर ये बिल्कुल सही नहीं है, पहले कुछ गलत नहीं था क्योंकि उनके पर कोई बंदिश नहीं थी, लेकिन अब ये गलत हो रहा है। एक तरफ आरुषि में उनका इंतजार कर रही होगी और यहाँ तो सर को होश नहीं है। मैं जानता हूँ कि इस बार सर की गलती नहीं है क्योंकि वह बहुत नशे में है, मुझे कुछ करना होगा। ड्राइवर जानता था कि अगर वह नैना की बिना मर्जी के अनिरुद्ध को लेकर चला गया तो उसकी नौकरी जा सकती है, इसलिए वह एक आइडिया लगाता है। जैसे नैना बाहर आती है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है तो नैना की गाड़ी नहीं चलती है। नैना उतरती है और वह देखती है कि उसके गाड़ी के पीछे के 2 टायर पंचर हो रखे हैं, जिसे देखकर नैना शॉक हो जाती है। ड्राइवर नैना के पास आकर कहता है, मैं आपके तो गाड़ी के दोनों टायर पंचर हो गए हैं, आप एक कम कीजिए सर को, मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और आप भी मेरे साथ चलिए, पहले मैं आपको आपकी घर छोड़ दूंगा और उसके बाद में सर को घर छोड़ दूंगा। नैना गुस्से में, उनकी सेक्रेटरी हूँ, तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ, मैंने कहा वह बहुत नशे में, आज उनका नशे में इतना घर जाना सही नहीं है। नैना ड्राइवर से बहस कर रही होती है कि तभी अनिरुद्ध गाड़ी से उतरता है और वह वापस ड्रिंक बार के अंदर चला जाता है। ड्राइवर चिल्लाते हुए नैना से कहता है, यह क्या कर, तो वापस ड्रिंक बार के अंदर चले गए। नैना गुस्से से ड्राइवर पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम अब बता रहे हो वह गाड़ी से उतरा तब तुम्हें पता नहीं चला, तुम्हारे चक्कर में वापस चला गया, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी जरूरत नहीं है, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं कल तुम्हें कंप्लेंट करके नौकरी से निकलवा दूंगी, अपनी गाड़ी को और निकलो यहाँ से। नैना अनिरुद्ध को लेने के लिए वापस ड्रिंक बार में जाती है और वह देखती है कि अनिरुद्ध फिर से ड्रिंक करने लग गया है। नैना इसके पास जाकर उसे रोकते हुए कहती है, अनिरुद्ध बस बहुत हो गया है, आज के लिए तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है, अगर तुम ज्यादा ड्रिंक कर लोगे तो फिर मुझे तुम्हें ले जाना मुश्किल हो जाएगा, चलो इस ग्लास को यहीं छोड़ो और मेरे साथ चलो। अनिरुद्ध ग्लास से शराब का एक घूंट पीते हुए अपने नशीली आवाज में कहता है,
मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही रहना है, क्या करूँगा? घर जाकर वैसे भी वह तो मेरे पास है नहीं अभी और मुझे उसके बिना वहाँ नींद नहीं आती। वह कमरा मुझे उसकी याद दिलाता है, उसे कमरे में हर जगह उसकी खुशबू है। अनिरुद्ध लड़खड़ाता हुआ बोल रहा था और नैना को कुछ भी नहीं पता था कि आरुषि उसके कमरे से चली गई है, इसलिए नैना अनिरुद्ध के उसे बात को बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वह क्या कह रहा है। नैना अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर उसे पीने से रोकते हुए कहती है, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जा रही हूँ? आज हम मेरे घर चल रहे हैं। तुम आज मेरे साथी हो, तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। चलो अनिरुद्ध, इस क्लास को छोड़ो और मेरे साथ चलो। अनिरुद्ध नैना के हाथ को झटक देता है और वह फिर से गिलास में शराब डालकर पीने लगता है। नैना परेशान हो जाती है और वह वहीं पर बैठ जाती है, क्योंकि आज तो वह किसी भी तरह से अनिरुद्ध को अपने साथ ले जाना चाहती थी। नैना, ठीक है, तुम इस बोतल को अच्छी तरह से खत्म कर लो, उसके बाद हम चलेंगे। करीब 10 मिनट हो जाते हैं। अनिरुद्ध शराब आखिरी ग्लास होता है उसे खत्म करते हुए अनिरुद्ध कहता है, आखिर क्यों उसे मुझे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आखिर क्या कमी है मुझ में? इतनी लड़कियां मुझ पर मरती है लेकिन मैं उसके इतने करीब हूँ, लेकिन उससे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? तुम बताओ, क्या मुझ में कोई कमी नजर आई है तुम्हें? नैना अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर गुस्सा था, क्योंकि पिछले 10 मिनट से अनिरुद्ध लगातार सिर्फ आरुषि के बारे में ही बात किए जा रहा था, जिसे मजबूरी में नैना को सुनना पड़ रहा था। और इतना आरुषि के बारे में अनिरुद्ध का बात करना नैना को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। नैना, गुस्से में बस करो अनिरुद्ध, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रही हूँ। पिछले 10 मिनट से तुम सिर्फ आरुषि 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 कर रही हो। अरे तुम्हें अभी भी अक्ल नहीं है? आखिर हो क्या गया है तुम्हें? इतना सारा सच सामने आने के बाद भी तो उसे लड़की में इंटरेस्ट है, तुम्हें अभी भी वही लड़की पसंद है। आखिर ऐसा क्या उसे लड़की में जो तुम उसके इतने दीवाने हो गए हो कि होश में हो या नशे में, तुम्हें उसके अलावा कोई दूसरा दिखता ही नहीं है? बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सुन सकती, मुझे अब तुम्हें जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा, वह भी अपने घर में। तुम्हें आज की रात तुम्हारे घर नहीं जाने दूंगी। आज की रात मैंने हम दोनों के साथ बिताने का सोचा था और हम साथ बिताएंगे। मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, तुम्हारी टच को मिस कर रही हूँ, उसे फीलिंग को मिस कर रही हूँ जब हम एक दूसरे के करीब होते हैं। आज रात सिर्फ मेरी और तुम्हारी होगी, उसमें अब और आरुषि नहीं आएगी। मैंने टैक्सी बुला ली है, चलो अब हमें चलना चाहिए। नैना अनिरुद्ध का हाथ पकड़े उससे पहले एक और हाथ अनिरुद्ध को पकड़ता है। नैना जैसे टर्न होती है, वह देखती है किसके सामने आरुषि खड़ी है। आरुषि को देखकर नैना हैरान रह जाती है। एपिसोड 72, आरुषि ने दिया नैना को तगड़ा जवाब। नैना आज की रात अनिरुद्ध के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन आरुषि उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। आरुषि जैसे ही नैना अनिरुद्ध का हाथ पकड़ता जा रही होती है उसे उठाने के लिए, तभी आरुषि अनिरुद्ध का हाथ पकड़ती है। आरुषि को देखकर नैना एकदम से हैरान रह जाती है। कुछ सेकंड के लिए तो उसे यकीन नहीं आता कि आरुषि एक ड्रिंक बार में आए हैं जहां पर सिर्फ नशा किया जाता है। अनिरुद्ध अपना एक हाथ अपने चेहरे के नीचे रखकर आरुषि को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, अब ये लड़की मुझे यहाँ भी नजर आ रही है, नींद में तो नजर आती है, अब तो जागते हुए भी नजर आ रही है। तुम जो भी हो प्लीज चली जाओ, मुझे तुम्हें मेरी पत्नी नजर आ रही है। नैना, आरुषि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जानती हो ना ये ड्रिंक मारा है, तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक नहीं है, तुम यहाँ आई कैसे? आरुषि, नैना, यह मैं तुम्हें कभी और बताऊंगी, बहुत रात हो चुकी है, अनिरुद्ध भी बहुत नशे में है, अभी उन्हें घर ले जाना ज्यादा जरूरी है और तुम भी घर जाओ। आरुषि नैना को कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसे जवाब पता था कि उसे ड्राइवर ने यहाँ बुलाया है। नैना गुस्से से ड्राइवर को देखते हैं, तभी ड्राइवर आगे बढ़कर आरुषि से कहता है, आइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आप अकेले अनेक सर को गाड़ी तक नहीं ले जा पाएंगी। आरुषि, हाँ बिल्कुल। आरुषि जैसे ही आगे बढ़ती है तभी नैना उसे रोकते हुए कहती है, रुको आरुषि, तुम रहने दो। मेरा मतलब है कि आज अनिरुद्ध घर पर न जाए तो बेहतर है, इतने नशे में अनिरुद्ध कभी घर नहीं जाता और अगर घर वालों को पता चल गया तो उन्हें बहुत हर्ट होगा और शायद उन्हें उसे सच के बारे में पता चल जाए, जिसका दर्द अभी अनिरुद्ध अपने दिल में लेकर घूम रहा है।
तुम सब जानती हो, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और उसे जब ये पता चलेगा कि तुम मुझे लेने आई थी तो वह और गुस्से में आ जाएगा, क्योंकि शायद इस समय वह तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं कर रहा है। इसलिए मैं अनिरुद्ध को ऑफिस लेकर जा रही हूँ, जहाँ उसका रूम है, वहाँ मैं उसको सही से सुला दूंगी। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसकी कई सालों से दोस्त भी हूँ और सेक्रेटरी भी, और उसे मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तुम वापस चली जाओ। नैना अनिरुद्ध का हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, आरुषि उसके सामने आ जाती है और गंभीर नजरों से उसे देखते हुए कहती है, नैना, तुम उसकी कई सालों से सेक्रेटरी हो और तुम्हारा काम सिर्फ 11 बजे तक होता है, इसलिए तुम्हारे ऑफिस आवर खत्म हो चुके हैं। और रही फ्रेंड्स की बात, तो तुम चाहे उसकी कितने भी पुरानी दोस्त क्यों ना हो, लेकिन मेरी बराबरी नहीं कर सकती। मैं अनिरुद्ध की पत्नी हूँ, और पत्नी क्या होती है यह मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच में क्या हुआ है, हमारे बीच में कितनी लड़ाई है, अनिरुद्ध मुझसे कितना नाराज है, वह कितने दर्द में है, वह मुझ पर गुस्सा करेगा या नहीं, हम दोनों का इस समय क्या रिश्ता है, इसे तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मैं जवाब देना जरूरी समझती हूँ। यह मेरे और अनिरुद्ध के बीच की बात है, ये हम दोनों पति पत्नी के बीच की बात है, जिससे हम सुलझा लेंगे, इसलिए हमारे रिश्ते में टांग अड़ाना बंद करो। आरुषि पूरे आत्मविश्वास से नैना को जवाब दे रही थी, क्योंकि अब आरुषि जान गई थी कि वह नैना ही है जिसने इतना बड़ा खेल खेल सुशांत को भी फंसाया और आरुषि और अनिरुद्ध के बीच में भी एक दूरी लाकर खड़ी कर दी। हालांकि अभी आरुषि नैना के असल मकसद को नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि अनिरुद्ध और नैना का शादी से पहले एक रिश्ता था, और शायद उसे रिश्ते को नैना अभी भी कंटिन्यू करना चाहती है। लेकिन नैना को आरुषि के ये तेवर नहीं पसंद आते, और वह बहुत ही रूडली टोन में आरुषि से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से बात कर रही हूँ, होगी तो अनिरुद्ध की पत्नी, उसके बावजूद भी तुम्हारा हक नहीं कि तुम मुझसे इस टोन में बात करोगी। अगर मैंने कल अनिरुद्ध को बताया तो उसका अंजाम क्या होगा तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और यह बहुत पति पत्नी का हवाला दे रही हो ना कुछ दिन, और अनिरुद्ध तुम्हें घर से बाहर निकाल कर फेंकेगा, क्योंकि तुमने उसका दिल दिखाया है, उसे धोखा दिया है, और धोखा देने वालों को अनिरुद्ध कभी नहीं भूलता। आरुषि, नैना, फिलहाल अभी तक तो मैं उसी के घर में हूँ, और रही बात आगे की तो वक्त बताएगा, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अनिरुद्ध और मेरी लाइफ में इंटरेस्ट लेने की बजाय तुम खुद की लाइफ में इंटरेस्ट देना शुरू करो तो ज्यादा बेहतर होगा। अनिरुद्ध की तरफ आरुषि अपना हाथ आगे बढ़कर रहती है। अनिरुद्ध, चलो उठो। अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर एक नाराज टोन में कहता है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। आरुषि, हमें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन घर जाकर यहाँ नहीं बताओ, चल रहे हो घर। आरुषि के बात पर हामी भरते हुए अनिरुद्ध उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसने इतनी पी ली थी कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था, और वह आरुषि को अपने करीब करता है और उसे कमर से कसकर पकड़ लेता है, जिसे देखकर नैना गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेती है। आरुषि ड्राइवर की तरफ इशारा करती है, और ड्राइवर और आरुषि अनिरुद्ध को उठाने में मदद करते हैं, और वह उन दोनों के सहारे गाड़ी में बैठता है। आरुषि जैसे ही गाड़ी में बैठती है, तभी नैना भी वहां पहुंचती है, और वो आरुषि से कहती है, मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, इसलिए पहले ड्राइवर मुझे ड्रॉप करेगा, उसके बाद तुम्हें। आरुषि कोई जवाब देती उससे पहले नैना गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठ जाती है, और पीछे आरुषि बैठी हुई थी अनिरुद्ध के साथ। गाड़ी नैना के घर की तरफ रवाना होती है। गाड़ी में एक सन्नाटा था। नैना की नज़र फ्रंट मिरर पर थी, जहां से वह पीछे अनिरुद्ध और आरुषि को बार बार देख रही थी। अनिरुद्ध आरुषि के कंधे पर सिर टिका कर बैठा हुआ था। आरुषि एक हाथ उसके चेहरे पर था, जो धीरे धीरे उसके चेहरे को थपथपा रहा था। अचानक से अनिरुद्ध अपने चेहरे से आरुषि का हाथ हटता है, और अपने हाथ से आरुषि के हाथ की फिंगर को इंटरलॉक करके उसके चेहरे के करीब होने लगता है। आरुषि पैनिक हो जाती है, क्योंकि गाड़ी में नैना और ड्राइवर मौजूद थे, और अनिरुद्ध जिस तरह से आरुषि को देख रहा था, उसके करीब आ रहा था, उसे साफ पता चल रहा था कि अगला मूव उसका क्या होगा। नैना की जब शीशे में नजर पड़ती है, और वह देखती है कि और अनिरुद्ध कैसे इंटेंस नजरों से आरुषि को देखते हैं, उसके क्लोज आ रहा है, उसे देखकर नैना को बहुत गुस्सा आता है। नैना अपने मन में गुस्से से, अनिरुद्ध के लिए सोते जागते आरुषि इम्पोर्टेंट हो गई है,
मुझे यकीन नहीं हो रहा जो अनिरुद्ध एक गलती होने पर सामने वाले को दूसरा मौका नहीं देता, वह अनिरुद्ध एक उसे लड़की के लिए पागल हो रहा है जिसने उसको इतना बड़ा धोखा दिया है, लेकिन उसके बावजूद जाने की बजाय उसके करीब जा रहा है कि नजरों से उसे देख रहा है। नजरों से उसने आज तक मुझे नहीं देखा, मैं तरस रही हूँ उसके उसे प्यार के लिए, उस फील के लिए, लेकिन यहाँ ये पूरी तरह से आरुषि पर डिपेंड हो चुका है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। इतना बड़ा वार करने के बावजूद भी आदमी आरुषि को अपनी जिंदगी से नहीं निकला, मुझे कुछ और करना होगा इसके रिश्ते को तोड़ने के लिए। आरुषि अनिरुद्ध को दूर करती उससे पहले अनिरुद्ध आरुषि को खींचकर उसे कसकर हक कर लेता है। आरुषि को थोड़ा सा तो रिलीफ मिलता है कि उसने उसे किस नहीं किया जिसका उसे डर लग रहा था। तारांकन। नैना को घर छोड़ने के बाद आरुषि अनिरुद्ध को जैसे तैसे करके उसके कमरे में लेकर पहुंचती है। आरुषि अनिरुद्ध को बेड पर लेट जाकर उसके जूते को खोलना लगती है और उसके बाद वह अनिरुद्ध को कंबल उठाकर जैसे ही जाने लगते हैं तभी अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर उसे रोकता है और वह बेड से उठने लगता है। आरुषि अनिरुद्ध को वापस लौटने की कोशिश करते हुए कहती है, अनिरुद्ध सो जाओ। अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब करता है और उसे कमर से पूरी तरह से पकड़ लेता है। भले वह नशे में था लेकिन फिर भी उसकी पकड़ से आरुषि एक कदम भी अनिरुद्ध से दूर नहीं जा पा रही थी। अनिरुद्ध इमोशनल। बताओ आरुषि, आप तुम्हें जवाब देना होगा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे लग रहा था कि हमारे बीच में दूरियां कम हो रही है, वह सारी नफरत, वह गुस्सा खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे तुम इतना बड़ा खेल खेल रही हो। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन क्या मैं तुम्हारी इतनी सी भी माफी डिजर्व नहीं करता? क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जाने को तैयार थी, वह भी उसे सुशांत के लिए? सवाल करते हुए अनिरुद्ध की आंखों में आरुषि एक नमी देख रही थी, उसकी आवाज में भी उसे दर्द नजर आ रहा था। आरुषि अनिरुद्ध के चेहरे को बहुत ही प्यार से पकड़कर कहती है, मैं जानती हूँ जो तुमने सुना है उसे तुम बहुत हर्ट हो गई, लेकिन तुमने सिर्फ आधी अधूरी बातें सुनी है, पूरा तुमने सच सुना ही नहीं है और अभी तुम उसे होश में नहीं हो कि मैं तुम्हें जवाब दूं, इसलिए अभी तुम सो जाओ अनिरुद्ध, हम कल बात करेंगे। आरुषि अनिरुद्ध के हाथ को अपनी कमर से हटकर हटाकर दूर होने लगती है। तभी अनिरुद्ध उठता है और लड़खड़ाते हुए एक कदम आगे बढ़कर आरुषि का हाथ पकड़ता है, लेकिन वह ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाता और वह बेड पर गिर जाता है। क्योंकि उसने आरुषि का हाथ पकड़ा हुआ था इसलिए आरुषि भी अनिरुद्ध के ऊपर जाकर गिरती है। आरुषि जैसे ही उठने लगती है अनिरुद्ध उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। आरुषि उठने की कोशिश करते हुए कहती है, अनिरुद्ध अपना हाथ हटाओ। अनिरुद्ध, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले जवाब दो मुझे। इतना कहते हैं अनिरुद्ध आरुषि को साइड में गिरा देता है और वह उसके ऊपर आ जाता है और उसके हाथों से अपने हाथ को इंटरलॉक कर लेता है। अनिरुद्ध इमोशनल। आखिर सुशांत में ऐसा क्या था आरुषि जो तुमसे अब तक नहीं भूल पाए? क्या तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं करती? बताओ मुझे, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है, क्या गलत है मुझ में? आरुषि इमोशनल। अनिरुद्ध ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कोई कमी नहीं है। अनिरुद्ध हट, मैं जानता हूँ कि मेरा बिहेवियर कोल्ड है, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं बदल रहा था, तो फिर इतना बड़ा धोखा तुमने क्यों दिया? मेरे सामने अच्छी बनती रही और मेरे पीछे उसके साथ मुझे बर्बाद करने की प्लान बना रही थी। तुम्हारे लिए मैं बदलने लगा था आरुषि, उन पुराने जख्मों को भरने की कोशिश कर रहा था। मैं ये चाह रहा था कि उन सभी तकलीफों को भूलकर हम अच्छी जिंदगी साथ जिए। तुम्हें पता है वह सरप्राइज जो मैंने तुम्हारे रखा था, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे तुम्हें कुछ बताना था बहुत खास। ठीक है, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी फीलिंग्स को तुम कब समझोगे आरुषि? तुम्हें मेरी फीलिंग का कभी एहसास नहीं हुआ? इतना कहते ही अनिरुद्ध की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। आरुषि हैरान रह जाती है, अनिरुद्ध रो रहा है, वह भी उसके कारण। उसने अनिरुद्ध की आंखों में नमी देखी थी, लेकिन माया के लिए उसे कभी एहसास नहीं हुआ था कि एक दिन अनिरुद्ध आरुषि के लिए रोएगा। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू देखकर आरुषि इमोशनल हो गई थी। भले ही इस समय अनिरुद्ध और उसी को गलत समझ रहा है, लेकिन आरुषि को ये तो एहसास हो गया था कि सच में अनिरुद्ध को बहुत ठेस पहुंची है। आरुषि अपना एक हाथ अनिरुद्ध के हाथ से छुड़ाकर है और वह उसके आंसू को पोंछते हुए इमोशनल होते हुए कहती है,
तुम रो मत ऐसे, तुम्हें ऐसा रोता हुआ देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें जो पता चला है उसे तुम्हें बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन आएगा जब तुम मेरी बात सुनोगे, मेरी बात समझोगे, और उसे दिन हमारे बीच में की सभी दूरियां खत्म हो जाएगी। अभी तुम बहुत गुस्से में हो इसलिए मुझे देखना भी नहीं चाहती, पर मुझे पता है कि एक दिन तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा और उसी दिन में तुम्हें अपने दिल की सच्चाई बता पाऊंगी। अनिरुद्ध, इमोशनल सच में क्या कभी एक दिन वह आएगा जब हम एक दूसरे की सबसे करीब आ चुके होंगे, हमारे बीच में कोई नहीं होगा। आरुषि, इमोशनल, हाँ अनिरुद्ध, वो दिन बहुत जल्द आएगा, लेकिन शायद हमारे रिश्ते को उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी कुछ परीक्षाएं देना बाकी है। ये पूरा समय है लेकिन जल्दी ही खत्म हो जाएगा, हम वापस एक हो जाएंगे और मजबूती के साथ। अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहता है, सच में ऐसा ही होगा ना आरुषि, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से वह सुशांत आ जाएगा और तुम उसके लिए मुझे छोड़ दोगी। आरुषि भी अनिरुद्ध के चेहरे पर प्यार से हाथ रखते हुए उसे समझाते हुए कहती है, नहीं अनिरुद्ध, अभी आरुषि कहीं नहीं जाएगी, अब ये तुम्हारी जिंदगी में आ गई है, मैं खुद भी तुमसे दूर नहीं जा पाऊंगी। आप कुछ दिनों की हमने दूरियां हैं, लेकिन ये दूरियां भी खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। आरुषि की बात सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर एक बच्चे जैसी मुस्कुराहट आ जाती है। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर आरुषि भी मुस्कुरा जाती है, क्योंकि उसने अनिरुद्ध की इतने बुरे बिहेवियर के बाद, इतनी तकलीफ के बाद वह मुस्कुराहट उसके चेहरे पर देखी है। आरुषि अनिरुद्ध को धीरे से पुश करते हुए कहती है, चलो अनिरुद्ध, आप मुझ पर से हटो और सो जाओ। अनिरुद्ध, क्या तुम आज भी इस कमरे में नहीं सोओगी, उधर वाले कमरे में ही जाओगी? आरुषि, अनिरुद्ध, करना होगा, हमें कुछ दिन दूर रहना होगा इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए। अनिरुद्ध अपनी नाम एक गर्दन हिलाकर आरुषि से कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम नहीं जा सकती, मैं तुम्हें उस कमरे में नहीं जाने दूंगा। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना इस कमरे में मुझे नींद नहीं आ रही, मैं कितना मिस कर रहा हूँ तुम्हें। एपिसोड 73, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। नशे की हालत में ही सही, लेकिन अनिरुद्ध और आरुषि के बीच में आज एक हॉट टू हॉट कन्वर्सेशन हुई थी, जिसमें अनिरुद्ध ने आरुषि को ये बताया था कि वह कितना दुखी है, उसे कितनी तकलीफ पहुंची है। वही आरुषि भी अनिरुद्ध को यह एहसास दिलाता है कि वह भी उससे दूर नहीं जाना चाहती और एक दिन उनके बीच में सब सही हो जाएगा। वह भी अनिरुद्ध के साथ इस रिश्ते को अपने जीवन भर कायम रखना चाहती है। आरुषि अनिरुद्ध से सोने के लिए कहती है और वह अनिरुद्ध को पुश करने लगती है ताकि वह अपने कमरे में जाए, लेकिन अनिरुद्ध आरुषि के ऊपर से बिल्कुल नहीं हटा, बल्कि वह उसकी दोनों कलाइयों को टाइट पकड़ कर कहता है, क्या तुम सच में उसे कमरे में जाकर सो गई? आरुषि, तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मुझे इस कमरे में नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। तुम्हें पता है कल भी मैं इस बेड पर नहीं सोया, मैं उसे सोफे पर सोया था, क्योंकि एक रात पहले तुम वहां पर सोई थी, मुझे उस सोफे से तुम्हारी खुशबू आ रही थी और उस खुशबू के सहारे ही मैं सो नहीं पाया, लेकिन चैन से नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारी याद सता रही थी और वह बातें जिसे मेरे दिल को बहुत दिखाया है। पता है मैं कितना रोया हूँ, और पहली बार मैंने इस कमरे में शराब भी, क्योंकि मैं नहीं पीता और घर पर भी मैं ऐसे कभी शराब पीकर नहीं आता। अनिरुद्ध की बातों से आरुषि की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि भले ही अनिरुद्ध गुस्से में उसके साथ बहुत बुरी तरह व्यवहार कर रहा है, उसे बहुत कुछ गलत कह रहा है, उसे तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी तकलीफ हो रही है, उसे भी बुरा लग रहा है कि आरुषि दूसरे कमरे में सो रही है, उससे भी उतनी ही आरुषि की याद आ रही है जितना आरुषि को अनिरुद्ध की। आरुषि, इमोशनल था, मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने कहा है ना, सब ठीक हो जाएगा, बस 1 महीने की तो बात है और उसमें भी एक दिन निकल चुका है, कुछ दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन तब तक हम दोनों को एक दूसरे से अलग रहना होगा। चलो अनिरुद्ध, अब मेरे ऊपर से हटो और मुझे जाने दो। अनिरुद्ध, नहीं आरुषि, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, आज की रात सो जाओ, बस आज की रात। तुम्हें पता है अगर दादी मुझसे बात नहीं बोलती तो मैं इस फालतू सी बात को कभी नहीं मानता, उसी रात तुम्हें खींचकर इस कमरे में लेकर आ जाता, क्योंकि मैं ये चीज नहीं मानता। मैं जानता हूँ कि जो कुछ हुआ है उससे दादी को कहीं ना कहीं की सच लग रहा है, इसलिए मैं तैयार हो गया, लेकिन एक दिन से कुछ नहीं हो जाएगा, कहीं नहीं मरा रहा मैं।
अनिरुद्ध आगे कुछ कहता आरुषि अनिरुद्ध पर गुस्सा करते हुए कहती है, चुप हो जाओ, तुम ऐसी बातें क्यों बोलते हो, मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह की बातें मत किया करो। अनिरुद्ध, ठीक है नहीं करूंगा, लेकिन आज की रात तुम यही सोओगी। मैं तुम्हें उसे कमरे में नहीं जाने दूंगा, और अगर तुम वहां जाकर सोना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन आज की रात मैं तुम्हारे साथ ही सोना चाहता हूँ, तुमसे लिपट कर। आरुषि, धीमी आवाज में, ठीक है, मैं आज की रात यही हूँ। अनिरुद्ध मुस्कुराता है और वह आरुषि की आंखों में बिना पल के झपकाए देखे जा रहा था। आरुषि भी अनिरुद्ध को देख रही थी, दोनों एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे। और तभी अनिरुद्ध आरुषि के होठों पर अपनी उंगलियों को सेंसुअली फिराता। अनिरुद्ध के उस टच से आरुषि के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। धीरे धीरे अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे के करीब पहुंचता है और वह उसके होठों को चूमना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आरुषि भी अनिरुद्ध को चूमना शुरू कर देती है और उन दोनों के बीच में एक पैशनेट लिप लॉक लव मेकिंग होता है। सुबह के 5 बजे आरुषि की आंखें खुलती है और वो देखती है कि वह अनिरुद्ध की शर्टलेस बॉडी से चिपक कर सो रही है। अनिरुद्ध ने उसे बैक से कसकर पकड़ हुआ है और अपना एक पैर आरुषि के पैर के ऊपर रखकर उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है। आरुषि धीरे से अपने कमर से अनिरुद्ध का हाथ हटाती है और वह हल्का सा उठकर अपने पैर से अनिरुद्ध के पैर को हटाती है। आरुषि बेड से उतरती है और वह देखती है कि उसकी साड़ी जमीन पर गिरी हुई है। आरुषि को कल रात जो भी उसके और अनिरुद्ध के बीच में हुआ वह सब याद आ जाता है और वह याद करते हैं उसके दिल की धड़कनें एक बार फिर से बढ़ जाती है और उसके चेहरे पर ब्लश आ जाता है। आरुषि अपने दिल पर हाथ रखकर शर्माते हुए कहती है, तो कल रात हम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए थे। वह तो अच्छा है कि अनिरुद्ध वक्त पर अपना होश खो गया था और वह हमारे बीच में होते होते रह गया। अगर कल अनिरुद्ध थोड़ी देर और जगा हुआ रह जाता तो शायद कल हमारे बीच में हर तरह की दूरी खत्म हो जाती। कल शायद मैं भी अपने आप को नहीं रोक रही थी और ना ही अनिरुद्ध को। कल मैंने अपने आप को अनिरुद्ध को पूरी तरह सौंप दिया था। अगर वह होश में रहता तो हमारे बीच में पति पत्नी का पूरा रिश्ता बन चुका होता, जो अभी कहीं अधूरा है। लेकिन अच्छा हुआ कि अनिरुद्ध वक्त पर बेहोश हो गया, क्योंकि वह रिश्ता बने उससे पहले अगर मन के बीच के सारे कड़वाहट दूर हो जाए तो बेहतर है। मुझे लगता है कि शायद मेरे और उसके बीच में सब ठीक होने वाला है, क्योंकि इतना तो पता चल गया है कि सुशांत के बारे में पता लगने के बाद भी अनिरुद्ध मुझे वह नफरत नहीं करता जितना मैं सोचती थी। उसके दिल में कहीं ना कहीं अभी मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वह अभी भी मुझे अपनी पत्नी मानता है। वह मुझसे ऐसी बात इसलिए कर रहा है क्योंकि वह हट है, और वह बुरा नहीं है। उसने सुशांत को छोड़ दिया, मुझे लगता था कि वह उसे मार डालेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह मेरे लिए एक दूसरा मौका है। मैं अपने और अनिरुद्ध के बीच में दूरियां नहीं आने दूंगी। मुझे कुछ भी करके कोशिश करनी है कि हमारे बीच में सब सही हो जाए। आरुषि अपनी साड़ी पहनती है और अपने हुलिये को ठीक करती है। उसके बाद में अनिरुद्ध के पास जाकर उसके माथे पर हाथ फेरती है और उसके माथे को धीमी से चूमकर वह अपने कमरे में चली जाती है। तारांकन, सुबह के 9 बजे अनिरुद्ध उठ चुका है, लेकिन वह बेड से नहीं उठा है। उसने अपने माथे को पकड़ रखा है क्योंकि उसे सिर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। घड़ी की तरफ देखते हुए अनिरुद्ध कहता है, यह मैं 9 बजे तक इतना लेट कैसे सोता रह गया और मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? 10 बजे तो मेरी मीटिंग है और मैं घर कब आया? मैं तो ड्रिंक बार में था ना अपने दोस्तों के साथ। क्या मुझे नैना यहाँ ड्रॉप करने आई थी और मुझे वहाँ से कमरे तक कौन लेकर आया? आई होप कि घर में किसी ने मुझे नशे की हालत बिना देखा हो। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन दादी को बहुत बुरा लगेगा। मोबाइल रिंग होता है। अनिरुद्ध देखता है कि नैना का कॉल है। अनिरुद्ध, हाँ बोलो नैना। नैना, फोन पर मेरी किसी ने इतनी इंसल्ट नहीं की जितनी तुम्हारी वाइफ ने की है। तुम्हें पता है कल रात क्या हुआ? नैना अनिरुद्ध को कल रात की सारी बात बता देती है, लेकिन उसे बाद में वह खुद को बहुत इनोसेंट और आरुषि को ऐसे बताती है जैसे कि वह अच्छा करने की कोशिश कर रही थी और आरुषि उसे इंसल्ट कर रही थी। अनिरुद्ध को नैना की बात सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन उसका गुस्सा इसलिए नहीं था कि आरुषि ने नैना की इंसल्ट की। उसके लिए कुछ चाहिए था कि आरुषि एक बार में आई थी जहां वह आरुषि को कभी नहीं आने देना चाहेगा। अनिरुद्ध गुस्से से नैना को फोन पर कहता है, ओके अब तुम फोन रखो। अनिरुद्ध गुस्से से फोन को पटकता है
और तभी आरुषि कॉफी का कप लेकर उसके कमरे में एंटर होती है। अनिरुद्ध गुस्से से आरुषि को देखता है। अनिरुद्ध का फिर से वह गुस्सैल चेहरा देखकर आरुषि समझ जाती है कि उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं है। उनके बीच में क्या बात हुई अनिरुद्ध को बिल्कुल भी याद नहीं है। आरुषि कुछ नहीं कहती और वह टेबल पर कॉफी रखकर जैसे ही जाने लगती है, अनिरुद्ध एग्रेसिवली उसकी तरफ आगे बढ़ता है और गुस्से से दरवाजा बंद कर देता है। आरुषि, घबराते हुए, ये तुम क्या कर रहे हो? अनिरुद्ध आरुषि की कलाई पकड़कर उसे खींचते हुए बेड के पास लेकर आता है और उसे पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे क्या कहा था कि जब तक मेरा ऑर्डर नहीं होगा तो इस घर के बाहर नहीं जाओगी। तो क्या सोचकर तुम कल से कल इस घर से बाहर निकली और वह भी एक ड्रिंक बार में आई? आरुषि हैरान होते हुए अनिरुद्ध को देखते हुए कहती है, क्या तुम्हें कल रात की सारी बातें याद है? अनिरुद्ध गुस्से से, अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। नैना ने मुझे बताया कि कल रात तुम ड्रिंक बार में आए और ऊपर से उसकी इतनी इंसल्ट करके भी गई। क्या कह कर गई तू मुझसे कि वह हमारी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रही है? क्या तुम भूल गई कि वह सिर्फ सेक्रेटरी नहीं है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है? क्या सोचकर तुमने उसके इतनी इंसल्ट की? क्या जरूरत थी उसे वह सब बातें कहने की? आखिर तुम क्या साबित करना चाहती हो? और वैसे भी वह सही तो कह रही थी। अचानक से तुम्हें इतनी परवाह क्या होने लगी? जब तुम ऐसी हरकत करोगे तो लोग तो सवाल करेंगे ही ना। अनिरुद्ध की उन बातों से आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर अनिरुद्ध को इसलिए गुस्सा नहीं आ रहा कि आरुषि ड्रिंक बार में आए, बल्कि उसे इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने नैना की इंसल्ट की। आरुषि की आंखों में आंसू देखकर अनिरुद्ध गुस्से से उसके बाजू पकड़ते हुए कहता है, भगवान के लिए अभी अपने नकली आंसू बहाना बंद करो। तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं होता है तो यह आंसू निकलना शुरू कर देती हो। मैंने पूछा कि क्या सोचकर तुम ड्रिंक बार में आए? उस जगह पर मेरे घर की औरतें नहीं आती है, आज तक कभी माया नहीं गई, तो तुम कैसे चली गई? और ऊपर से इतनी बदतमीजी नैना के साथ, यह जानते हुए भी कि उसका डबल रिलेशन है मेरे साथ। तुम्हारे लिए क्या मैं अपने सालों के रिश्ते खराब कर लूं? क्या चाहती हो तुम? पति पत्नी का रिश्ता तो निभा नहीं रही हो, लेकिन मेरे बाकी के रिश्ते और खराब कर रही हो। पहले तुम्हारे चक्कर में अपने परिवार से लड़ाई की और अब नैना के साथ भी मेरा रिश्ता खराब कर रही हूँ। आरुषि अनिरुद्ध का हाथ अपने बाजू से हटकर हर्टफुल टोन में कहती है, आई एम सॉरी अनिरुद्ध, मुझे माफ कर देना। सच में मैं बहुत बड़ी गलती कर दी। जो कल मैं वहां आई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और हाँ, जो कल मैंने नैना के साथ बदतमीजी की उसके लिए भी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और यह बात तो मुझसे कह देना कि आरुषि ने माफी भेजी है। एक बात और, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे रिश्ते खराब करने का। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे कारण तुम्हारे परिवार से या तुम्हारे दोस्तों से रिश्ते खराब हो। और कल नैना के साथ मैंने उस तरह की बातें क्यों कही, ये तो तुम नहीं जानना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें अपने लोगों का साइड सुनना है, मेरा साइड कभी नहीं सुनना। इसलिए नैना का एक कॉल आते ही, उसकी बात सुनते ही तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं उसकी इंसल्ट की। लेकिन उसने मुझे क्या कहा वह तो मैं नहीं जानना। अनिरुद्ध, आरुषि तुम मुझे ताने मत मारो, तुम मुझे यह बातें मत बोलो। तुम्हारी बहुत साइड सुनी थी, तुम्हारा बहुत साथ दिया था, लेकिन बदले में मुझे ही धोखा मिला। और जिस लड़की के लिए तुम यह बातें बोल रही हो, वही लड़की तुम्हारी सच्चाई सामने लेकर आई है। इससे पता चलता है कि कौन किसका कितना सगा है। वह मेरी दोस्त है, लेकिन तुमसे ज्यादा शायद मेरी फिक्र करती है, क्योंकि अगर यह सच मुझे पता नहीं चलता तो तुम तो मुझे बर्बाद करके अपने उसे आशिक के साथ अपनी नई जिंदगी के लिए निकल जाती। आरुषि, आंखों में आंसू। अनिरुद्ध, इतना भी मत बोलो कि जब सच्चाई पता चले तो फिर कुछ कहने के लायक ना बचे। खैर, तुम्हें इस कमरे में मेरी मौजूदगी घुटन देती है। मैं आसपास रहती हूँ तो तुम्हें वह सारा धोखा याद आता है, उससे तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारा बस चले तो तुम मेरी शक्ल कभी ना देखो। तो मुझसे बात नहीं करना चाहते, शायद तो मुझे अपनी जिंदगी से भी निकाल देना चाहते। तो तुम पूरी तरह से आजाद हो। जब तुम कहोगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी और आज के बाद मैं तुम्हारे किसी काम में दखल नहीं दूंगी तुम्हारे कमरे से, तो मैं चली गई हूँ। लेकिन फिर भी मैं दादी के कहने पर आ रही हूँ। लेकिन आज से तुम्हारे कमरे में भी आना बंद मेरा।
मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, हमें घर में जरूर रहेंगे लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे कारण तुम्हें गुस्सा आए, तुम्हें तकलीफ हो। तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो, अब मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। यह शायद मेरी तुम्हारे साथ आखिरी बात थी। रोते हुए आरुषि अनिरुद्ध के कमरे से चली जाती है। आरुषि बहुत बड़ी बड़ी बातें कहकर चली गई थी। उस समय तो अनिरुद्ध गुस्से में था इसलिए उसे एहसास नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद अनिरुद्ध आरुषि की बातों को अपने मन में दोहराते हुए कहता है, क्या कहा उसने मुझसे? अब वह मेरी जिंदगी में बिल्कुल दखल नहीं देगी, इस कमरे में भी नहीं आएगी, आपको मुझसे बात भी नहीं करेगी, मतलब वह पूरी तरह से कट ऑफ हो रही है। ठीक है, उसे करने दो जो करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा। आरुषि ने मुझे बहुत हर्ट किया है, इतनी आसानी से मैं उसे माफ नहीं करूंगा। अगर वह ये सोच रही है कि यह सब करके मैं परेशान हो जाऊंगा और थोड़ा थोड़ा उसके पास आऊंगा ताकि वह मुझसे बात करे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। नहीं करेगा मुझसे बात, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आए मेरे कमरे में, मेरे घर में रहेगी, बस उतना काफी है। मैंने जो तकलीफ सही है वह आरुषि को भी सहना बाकी है। एपिसोड 74 मुस्कान की हुई एंट्री राणा फैमिली में। आरुषि रोते हुए अपने कमरे में पहुंचती है। वह रोए भी जा रही थी और साथ ही में उसे अनिरुद्ध पर गुस्सा भी आ रहा था। सिसकते हुए आरुषि अनिरुद्ध पर गुस्सा करते हुए कहती है, बस बहुत हो गया, कोई लिमिट होती है। मैं जानती हूँ कि वह हठ है इसलिए वह अपना गुस्सा मुझ पर निकल रहा है और मैं तब से उसके गुस्से को सहन भी कर रही हूँ और यही उम्मीद कर रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। कल रात के बाद मुझ में एक नई उम्मीद जगी थी मेरे और अनिरुद्ध के बीच में ठीक होने की, लेकिन आज जिस तरह से उसने मेरे साथ बिहेव किया है, मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते में कभी कुछ ठीक होगा। आखिर यह इंसान कैसा है इसे समझना बहुत मुश्किल है। रात में मेरे लिए रो रहा था, अपनी तकलीफ मुझे बता रहा था और हाथ सुबह होते ही मुझसे लड़ाई कर रहा है, वह भी किसके लिए? अपनी उसे दोस्त के लिए। उसे पूरी दुनिया पर यकीन हो सकता है लेकिन खुद की पत्नी पर नहीं। उसने नैना की सारी बातें मान ली, लेकिन नैना ने मुझे कैसे बात की उसने वह नहीं सुना होगा, या फिर नैना ने जानबूझकर उसे कुछ ऐसा बताया होगा जहां पर गलत में ही साबित हुई होगी। बस मैंने डिसाइड कर लिया, अब इस 1 महीने तक मैं उसे अनिरुद्ध से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। हमारे कमरे अलग हो गए हैं तो हमें अब पूरी तरह से एक दूसरे के साथ कट ऑफ कर देना चाहिए। मैं उससे अब बिल्कुल बात नहीं करूंगी, चाहे वह मुझे कितना ही धमकाए, कितना ही डराए। अब और सहन नहीं करने वाली मैं भी अब उसकी और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी, बस बहुत हो गया। तारांकन। अनिरुद्ध वॉशरूम से बाहर आता है। कमरे में सर्वेंट उसके बेड को तैयार कर रही होती है, तभी उसे बेड पर से एक पायल मिलती है। पायल उठाकर वह अनिरुद्ध के पास जाकर कहती है, सर यह पायल मिली है बेड से आरुषि मैं की। पायल को देखकर अनिरुद्ध हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो कुछ भी याद नहीं था। सर्वेंट वहां से चला जाता है। सर्वेंट के जाने के बाद अनिरुद्ध उस पायल को देखते हुए कहता है, मेरे बेड पर आरुषि की पायल क्या कर रही है? 1 मिनट, मतलब कल आरुषि मुझे मेरे कमरे तक लेकर आए और उसके बाद में क्या वह मेरे साथ ही थी? क्या कल रात आरुषि और मैं एक साथ इस बेड पर थे? मुझे तो नशे के कारण कुछ भी याद नहीं है। डेफिनेटली मैं नशे में था तो मैंने उससे कुछ कहा भी होगा, लेकिन मैंने उससे क्या कहा होगा? कहीं अपने दिल की बात मैंने उसे बता तो दे नहीं दी। नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वह इस तरह से रिएक्ट करके नहीं जाती। मैं नशे में से कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ा वह तो कहा ही होगा, और क्या हमारे बीच में कुछ हुआ? सोचते हुए अनिरुद्ध आरुषि की पायल को अपनी जेब में रख लेता है। तारांकन। अनिरुद्ध मीटिंग खत्म करके जैसे ही अपने केबिन में पहुंचता है तभी उसके पास मधु देवी का कॉल आता है। कॉल पर मधु देवी अनिरुद्ध को एयरपोर्ट से मुस्कान को लाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर अनिरुद्ध हैरान हो जाता है। अनिरुद्ध, क्या कहा आपने? मैं मुस्कान को? आपकी जो लखनऊ वाली सहेली की बेटी? हाँ मैं जानता हूँ, आया तो करती थी, पहले मैं उसे एयरपोर्ट से लेने जाऊँ। माँ आप ही कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्या उसका ड्राइवर हूँ और आप मुझे लाने क्यों कह रही है? आप किसी ड्राइवर को भेज दीजिए, मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है। अब मैं क्या अपना काम छोड़कर लोगों को एयरपोर्ट से पिकअप करने जाऊंगा? अनिरुद्ध साफ मना कर देता है, लेकिन मधु देवी इमोशनल कार्ड चलती है और आखिरकार अनिरुद्ध को मुस्कान को एयरपोर्ट से लेने के लिए जाना ही पड़ता है। तारांकन। रात के 8:30 बजे
दादी हाल में आकर बैठी है। आरुषि उन्हें पानी का गिलास देते हुए कहती है, आज आपका भजन कीर्तन बहुत लंबा चला, वरना आप हमेशा 7:30 तक आ जाती है। दादी, हाँ बेटा, लेकिन आज इतने सारे लोग आए थे ना, तो कार्यक्रम थोड़ा लंबा खींच गया, और भगवान की भक्ति तो जितनी की जाए उतनी ही कम है। आरुषि, आपने बिल्कुल सही कहा। आरुषि और दादी के बीच में बात हो ही रही थी कि तभी मधु देवी और माया मुस्कुराते हुए हाल में पहुंचती है। उन दोनों की मुस्कुराहट देखकर दादी कहती है, क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। और माया, तुम अपने ऑफिस से इतनी जल्दी आ गई, आज ऑफिस में कुछ काम नहीं था क्या? माया, दादी काम तो था, लेकिन मेहमान के लिए काम तो छोड़ना ही पड़ता है ना। दादी, मेहमान कौन? मेहमान क्या, घर पर कोई आ रहा है? मधु देवी, आपको याद है ना, मेरी लखनऊ वाली दोस्त शोभा, उसकी बेटी मुस्कान, वह आ रही है। वह दिल्ली में पढ़ाई करती है, उसकी कुछ इंटर्नशिप करना बाकी है, तो इस सिलसिले में वह यहाँ आ रही है। वह अनुरोध के ऑफिस में इंटर्नशिप किया करेगी, तो मुझे पता चला, तो मैंने कहा कि जब खुद का घर है तो वह लड़की कहीं और क्यों रहेगी। वह जैसे शोभा की बेटी है वैसे ही हमारी बेटी है, बस आती होगी कुछ ही देर में। मधु देवी की बात सुनकर आरुषि को याद आता है कि जो अनिरुद्ध के सामने वाले कमरे में तैयारी करवाई जा रही थी, वह उनकी सहेली की बेटी मुस्कान के लिए करवाए जा रही थी। आरुषि अपने मन में, अच्छा, तो वह जो कमरा तैयार करवाया जा रहा था वह मुस्कान के लिए करवाया जा रहा है, जो अब हमारे साथ रहेगी। लेकिन इन्होंने अनिरुद्ध के सामने वाला कमरा क्यों तैयार करवाया है? ये थोड़ा अजीब नहीं होगा कोई दूसरा कमरा दे देती? खैर, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। वैसे भी मैंने तो डिसाइड किया है, अनिरुद्ध से बिल्कुल बात खत्म है। गाड़ी का हॉर्न बजता है, जिसे सुनकर माया एक साइड होते हुए कहती है, लगता है मुस्कान आ गई। माया की खुशी देखकर दादी कहती है, तुम कब से उसके लिए इतनी खुश होने लगी? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा कि किसी मेहमान के आने पर तुम इतनी खुश हुई हो। माया, दादी आप ही कैसी बातें कर रही हैं? भूल गई मेरी उसके साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी। मेरी शादी पर वही तो थी जो हर वक्त मेरे साथ थी, तब से ही मेरे उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग है। आपको नहीं पता, लेकिन हमारी हर हफ्ते बात होती रहती है। दरवाजे पर मुस्कान पहुंचती है अनिरुद्ध के साथ। अनिरुद्ध और मुस्कान को एक साथ देकर मधु देवी खुश होते हुए कहती है, ये लो, हम जिसके बारे में बात कर रहे थे वह आ गई। आरुषि देखकर हैरान रह जाती है कि मुस्कान को अनिरुद्ध लेकर आया है। मुस्कान आगे बढ़कर मधु देवी के पैर छूते हुए कहती है, आंटी कैसी हैं आप? आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मधु देवी खुश होते हुए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इन 2 सालों में तू और कितनी बड़ी हो गई है, और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी। मुस्कान मुस्कुरा जाती है और उसके बाद वह दादी के पैर छूकर कहती है, दादी नमस्ते, पहचाना आपने मुझे? मैं मुस्कान। दादी मुस्कान के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल पहचान लिया, हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। 100 साल जियो। मुस्कान उसके बाद माया से मिलती है। माया तो मुस्कान को गले लगाकर बहुत खुश होते हुए कहती है, सच में मुस्कान, मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे पता चला ना कि तुम अपनी इंटर्नशिप के लिए यहाँ आ रही हो। तुम्हें बात नहीं सकती कि मैं कितनी एक्साइटेड हो गई थी। फाइनली मुझे एक नई कंपनी मिल गई। अब हम साथ में शॉपिंग जाया करेंगे, घूमने जाया करेंगे, पिक्चर देखने जाया करेंगे। मुस्कान, हाँ बिल्कुल, मैं भी प्लानिंग कर रखी है। मुस्कान आरुषि की तरफ मुड़ती है। आरुषि को देखते ही मुस्कान के चेहरे की रौनक थोड़ी कम हो जाती है। मधु देवी एक रूड टोन में आरुषि की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यही है अनिरुद्ध की पत्नी आरुषि। मुस्कान हाथ बढ़ाकर आरुषि से कहती है, हाय आरुषि, मैं मुस्कान। आरुषि मुस्कान से हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाय, मैं आरुषि। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ देखता है और आरुषि की एक नज़र अनिरुद्ध पर जाती है, लेकिन तुरंत ही आरुषि अपनी नज़र अनिरुद्ध से फेर लेती है। माया जानबूझकर आरुषि को इरिटेट करने के लिए मुस्कान से कहती है, वैसे तुम्हारी एयरपोर्ट से लेकर घर तक की राइड कैसी रही? मेरा मतलब है कि तुम पहले अनिरुद्ध भैया से बहुत डरती थी। मुझे याद है मेरी शादी पर जब भी तुम्हारा सामना अनिरुद्ध भैया से होता था ना, तुम सर से लेकर पांव तक काम जाती थी। माया की बात पर मुस्कान हंसने लगती है और उसके बाद वह अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहती है,
नहीं, हमारा छोटा सा ही सफर बहुत अच्छा रहा। हाँ, ये सच है कि मैं अनिरुद्ध से पहले बहुत डरती थी, लेकिन अब नहीं। इनफैक्ट अभी हम जब आए हैं तो हमारे बीच में बहुत सारी बातें हुई है, और बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब एयरपोर्ट से हम घर पहुंच गए। मुस्कान की इस बात पर अनिरुद्ध आरुषि की रिएक्शन को चेक करता है कि उसे कुछ फर्क पड़ा या नहीं। हालांकि आरुषि को फर्क तो पड़ा था, उसे जलन तो हुई थी, लेकिन इस समय वह कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाना चाहती थी। उसके चेहरे पर बस एक झूठी मुस्कान थी। मधु देवी, अच्छा अब बहुत बात हो गई। वह दिल्ली से आई है, थोड़ी थकी हुई है, तो इसे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। मुस्कान, तुम्हारा कमरा तैयार है, जाकर फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा आराम करो और फिक्स 9 बजे यही डाइनिंग टेबल पर आ जाना खाना खाने के लिए। और अनिरुद्ध, तुम भी जाओ, तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ। मुस्कान, थैंक यू आंटी, वैसे मेरा कमरा कहाँ है, क्या आप मुझे दिखाएंगी? माया अनिरुद्ध की तरफ इशारा करते हुए कहती है, भैया ही दिखा देंगे, क्योंकि तुम्हारा कमरा भैया के सामने वाला कमरा है। अब जब भैया भी वहां जा रहे हैं तो वही तुम्हें तुम्हारे कमरे तक पहुंचा देंगे। मैंने सही कहा ना भैया? अनिरुद्ध आरुषि की तरफ देखकर कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, हम दोनों के कमरे आमने सामने हैं, तो मैं ही दिखा देता हूँ, चलो। मुस्कान, मुस्कान, वह मेरा बैग तो गाड़ी में ही रह गया। मधु देवी, तुम जो, हम अभी सर्वेंट से कहकर तुम्हारा बाग पहुंचते हैं। अनिरुद्ध, जो मुस्कान को उसका कमरा दिखा दो। अनिरुद्ध मुस्कान को चलने का इशारा करता है, उसके बाद वह दोनों हाल से चले जाते हैं और इस उन्हें जाते हुए देख रही थी। अनिरुद्ध मुस्कान को उसके कमरे को दिखाते हुए कहता है, तो आज से ये तुम्हारा कमर, जब तक तुम यहाँ हो यहीं रहोगी। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो माँ को, यहाँ माया को कह देना, और बिल्कुल भी मत घबराना, इसे अपना ही घर समझो। मुस्कान, थैंक यू अनिरुद्ध, और वैसे भी तुम तो मेरे सामने हो ही, तो मुझे कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं सबसे पहले तुम्हारा ही दरवाजा खटखटाऊंगी। तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? वैसे तुम, मुस्कान की यह बात अनिरुद्ध को बड़ी ऑकवर्ड फील करवाती है, लेकिन वह मेहमान है इसलिए वह बस मुस्कुरा देता है और कमरे से चला जाता है। अनिरुद्ध के जाने के बाद मुस्कान बेड पर बैठकर अंगड़ाई लेते हुए कहती है, तुमने सही कहा अनिरुद्ध, कि मेरा ही तो घर है, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ, अब बस इंतजार है तुम्हारी पत्नी बनकर आना। तारांकन, अनिरुद्ध अपने कमरे में पहुंचता है, हाथ से घड़ी उतारते हुए आरुषि के बारे में सोचते हुए कहता है, वह तो मुझे आज नजर भी नहीं मिल रही है। क्या उसने जो सुबह बात कही थी उसे पर अड़ी हुई है? वैसे उसको कुछ फर्क पड़ा होगा। मैं मुस्कान को एयरपोर्ट से लेकर आया और अब मुस्कान मेरे सामने वाले कमरे में रह रही है और आरुषि मुझसे दूर दूसरे कमरे में है। क्या मेरी और मुस्कान की इस बातचीत से उसे जलन होगी? क्या वह मेरे करीब आएगी? पता नहीं, वह बहुत जिद्दी है, लेकिन मैं भी काम जिद्दी नहीं हूँ। हाँ, ये सच है कि मुझे तकलीफ हुई है, तो मुझे वक्त चाहिए, और आरुषि को अभी एहसास करना है कि वह मुझे ग्रांटेड नहीं ले सकती है। लेकिन मैं यह नहीं चाहूंगा कि वह मुझे बिल्कुल बात करना बंद कर दे, मेरी तरफ देख भी नहीं। मैं उससे कुछ वक्त के लिए दूरी सहना कर लूंगा, लेकिन वह मुझे इग्नोर करे, यह मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ तो करना होगा। मैं कितना भी नाराज हूं, लेकिन इतना भी नहीं कर सकता कि वह मुझे बिल्कुल कट ऑफ हो जाए। अनिरुद्ध घड़ी उतार कर अपने कपड़े लेने के लिए जैसे ही अलमारी खोलता है, वह देखता है कि उस अलमारी में आरुषि का एक भी कपड़े नहीं है। वह पूरी अलमारी बिल्कुल वैसे हो गई है जैसे पहले हुआ करती थी। आरुषि का सारा सामान गायब है। तभी अनिरुद्ध की नज़र शीशे पर जाते हैं और वह देखी है कि वहां पर आरुषि के कोई भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं है, और इस अपना सारा सामान लेकर कमरे से चली गई है। अनिरुद्ध गुस्से से अलमारी के एक दरवाजे को जोर से मारते हुए कहता है, अच्छा, तो उसे सच में डिसाइड कर लिया है? क्यों मुझे बिल्कुल कट ऑफ कर देगी? वह मुझे बिल्कुल बात नहीं करेगी, इसलिए वह अपना सारा सामान लेकर चली गई। उसे क्या लगता है ये सब करके उसे क्या मिल जाएगा? वह अनिरुद्ध राणा की पत्नी है, उसे कभी नहीं बचने वाली। देखता हूँ कब तक करती है, मेरे घर में रहकर मुझे ही अवॉइड करेगी। ये तो पॉसिबल नहीं है। आरुष अनिरुद्ध राणा। तारांकन, रात के 9 बजे अनिरुद्ध और मुस्कान एक साथ डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं। मधु देवी और माया बड़े ही खुश थे। मधु देवी, क्या बात है, दोनों एक साथ? मेरा मतलब है बिल्कुल वक्त पर आए हैं। चलो आओ, बैठो और खाना शुरू करो, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। सबसे पहले अनिरुद्ध बैठता है और उसके साइड वाली चेयर जिस पर आरुषि बैठा करती है उस पर मुस्कान बैठ जाती है। मधु देवी और माया एक दूसरे को लुक देती है।
अनिरुद्ध भी नोटिस करता है कि मुस्कान आरुषि की जगह पर बैठ गई है, लेकिन उसे कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि वह उसकी मम्मी की खास मेहमान है। आरुषि किचन से आती है और वह देखती है कि अनिरुद्ध के साथ मुस्कान बैठी हुई है। उसके चेहरे के रिएक्शन बदल जाते हैं। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन वह भी मना नहीं कर सकती थी और इस समय तो वह वैसे अनिरुद्ध से नाराज थी। आरुषि दादी के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है। अनिरुद्ध की नजरें आरुषि पर ही थी। वह देखना चाह रहा था कि आरुषि को बुरा लगा है या नहीं। मधु देवी, चलो खाना शुरू करते हैं। एपिसोड 75। शायद अनिरुद्ध को मेरी रिप्लेसमेंट मिल गई है। डाइनिंग टेबल पर बातों का सिलसिला चल रहा था। माया, मधु देवी, मुस्कान, अनिरुद्ध सभी बातें कर रहे थी। दादी अपना शांति से खाना खा रही थी और आरुषि बहुत ही ज्यादा हर्ट फील कर रही थी। वह देख रही थी कि कैसे जहां अनिरुद्ध उसे इतना झगड़ रहा है, इतना गुस्सा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह मुस्कान के साथ कैसे मुस्कुराते हुए बात कर रहा है, जैसे कि यह वह अनिरुद्ध है ही नहीं जो आरुषि के साथ होता है। आरुषि अपने मन में दुखी होते हुए कहती है, तो मतलब अब अनिरुद्ध को मेरी कोई परवाह नहीं है। वह फिक्र जो पहले दिखता था अब नहीं है। अब उसे मेरे मौजूदगी से और ना मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मुझसे कहता था कि मेरी खुशबू के बिना उसे नींद नहीं आती। वह आराम महसूस करता है जब मैं उसके करीब हूँ, और अब जब हम उसके करीब जाती हूँ तो मुझसे कहता है कि अब उसे घुटन होती है। मेरे साथ हर वक्त झगड़ा, हर वक्त तने, और यहाँ देखो खुद कैसे मुस्कान के साथ मुस्कुरा कर बात कर रहा है। कल रात एक झूठी ही उम्मीद जगा ली थी अपने और अनिरुद्ध के रिश्ते को दूसरा मौका देने की। अब लग रहा है कि वह सब नशे में की हुई बातें थी, उनका कोई मतलब नहीं है। अनिरुद्ध बातें जरूर कर रहा था, लेकिन उसकी नजर आरुषि पर ही थी। वह देख रहा था कि कैसे आरुषि बैठी हुई है लेकिन वह खाना नहीं खा रही है। आरुषि की उदास देखकर अनिरुद्ध अपने मन में कहता है, ये कैसी उलझन है। मेरा दिल कर रहा है कि मुझे कहूं कि वह अपना खाना खाओ, लेकिन नहीं बोल सकता। अभी जो हालात है उसमें मैं आरुषि को कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे उसे बताना है कि वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वैसे आज पूरा दिन निकल गया, मैं आरुषि की मुझे अपना एक बार भी नाम नहीं सुना। उसने बस एक मुझे देखा था जब मैं मुस्कान के साथ आया था। उसके बाद तो आरुषि मुझे देख भी नहीं रही है। ये और कितने दिन तक चलेगा? अगर यह बाबा जी ने फालतू उपाय नहीं बनाया होता और हम एक ही कमरे में होते तो शायद कुछ हो भी सकता था, लेकिन यह अलग अलग कमरा, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है। आरुषि खाने की पूरी थाली जिसमें से उसने सिर्फ एक ही ने निवाला खाया था दूर करते हुए चेयर से उठकर कहती है, मेरा खाना हो गया, आप लोग खाए। दादी आरुषि की थाली को देखकर कहती है, ये क्या, तूने तो कुछ खाया ही नहीं और तेरा खाना भी हो गया। चल बैठ, जो प्लेट में है उसे तो खत्म कर। आरुषि, नहीं दादी, मुझे सच में भूख नहीं है। वैसे भी मैं आज लेट खाना खाया था, अगर रात को भूख लगेगी तो दोबारा खा लूंगी। आरुषि दुखी मन से वहां से चली जाती है। अनिरुद्ध आरुषि को जाते हुए देख रहा होता है। तारांकन, एक तरफ आरुषि अपने कमरे में लेटी हुई है, उसे नींद नहीं आ रही है, उसे बहुत अकेलापन लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध का भी यही हाल है, उसे भी आरुषि की बिना नींद नहीं आ रही, उसे भी आरुषि का ख्याल आ रहा है। दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात कर भी नहीं सकते। तारांकन, अर्ली मॉर्निंग, हाल में टेबल पर पूजा की सामग्री रखी हुई है, जिसके बारे में दादी आरुषि को बताते हुए कहती है, मैं इसे आज दान कर दूंगी ताकि परिवार में और भी सुख शांति बनी रहे। बस कुछ दिन और है जहां तुम्हें अनिरुद्ध से दूर रहना है। वैसे तुम दोनों के बीच में सब सही है ना, कहीं इस डिसीजन से तुम दोनों के रिश्ते में कुछ रुकावट तो नहीं आए? अनिरुद्ध नाराज तो नहीं है ना तुमसे, क्योंकि वह इन सब चीजों को नहीं मानता। मुझे तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन पता नहीं तुमसे झगड़ा किया हो। आरुषि अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहती है, नहीं दादी जी, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार की बात आती है तो अनिरुद्ध हमेशा साथ ही रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने मुझसे झगड़ा किया हो, हमारे बीच में सब सही है। आरुषि अनिरुद्ध के बारे में बात खत्म ही करती है कि तभी वह देखती है कि अनिरुद्ध मुस्कान के साथ हाल में एंटर करता है। उन दोनों को एक साथ देखकर आरुषि के दिल का दर्द फिर से उमड़ आता है। दादी, अरे क्या बात है, आज अनिरुद्ध के साथ मुस्कान भी मॉर्निंग वॉक पर गई थी। आज मुस्कान
हाँ दादी, एक्चुअली मैं कुछ और तक एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, लेकिन मॉर्निंग वॉक जरूर करती हूँ। और मैंने देखा कि अनिरुद्ध भी इस वक्त पर जा रहे हैं और मैं भी कुछ इतना जहाँ जानती नहीं हूँ, तो सोचा कि शुरू शुरू में अनिरुद्ध के साथ जाया जाए, बाद में तो मुझे आदत हो ही जाएगी। दादी, अच्छी बात है, तो आरुषि अब हम भी चले मंदिर। आरुषि, हाँ दादी, मैं इसमें कमरे से अपना पर्स लेकर आ जाओ। दादी, ठीक है। आरुषि अपने कमरे में जाती है, अपने पर्स को उठाती है, लेकिन कमरे से बाहर निकले उससे पहले उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अपने आंसुओं को एग्रेसिवली पूछते हुए वह कहती है, तो एक दिन में ही और दोनों के बीच में इतनी नजदीकी आ गई है कि अब मुस्कान अनिरुद्ध के साथ मॉर्निंग वॉक जा रही है और अनिरुद्ध भी कुछ नहीं कर रहा है। मैं उसकी पत्नी हूँ, मैं आज तक कहीं उसके साथ ऐसे घूमने नहीं गई और मुस्कान चली गई, दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। शायद अनिरुद्ध को मेरी रिप्लेसमेंट मिल गई है। हर्टफुल एक्सप्रेशन। तारांकन। रात के 9 बजे सर्वेंट आरुषि के कमरे में पहुंचती है और उससे कहती है, मैं डिनर के लिए आ जाए, सभी लोग आ गए हैं। आरुषि, अनिरुद्ध आ गए हैं। सर्वेंट, हाँ वह भी आ गए हैं, आज वह दोनों साथ में ही आए हैं। आरुषि, साथ में कौन? सर्वेंट, मधु मैम की जो मेहमान आए हैं ना, मुस्कान दीदी, उन्हीं की बात कर रही हूँ। आज अनिरुद्ध सर और मुस्कान दीदी एक साथ एक ही गाड़ी में आए हैं। आरुषि, उदास चेहरा, दोनों साथ में आए हैं। तारांकन। सर्वेंट डाइनिंग टेबल पर पहुंचकर आरुषि का मैसेज दादी को देते हुए कहती है, दादी जी, आरुषि मैंने कहा है कि वह आज खाने के लिए नहीं आएंगी, उनका पेट भरा हुआ है, वह बस सोने जा रही है। सर्वेंट की यह बात सुनकर अनिरुद्ध इरिटेट हो जाता है। एक तो पहले ही उसके और उसी से बात नहीं हो रही थी, 2 दिन बीत गए, उनके बीच में एक हल्का सा भी कन्वर्सेशन नहीं हुआ और अब आरुषि अनिरुद्ध को पूरी तरह से अवॉइड कर रही है। अनिरुद्ध को आरुषि का इंतजार था। अनिरुद्ध, फ्रस्ट्रेटेड, तो अब वह मुझे देखना भी नहीं चाह रही है। उसे क्या लग रहा है ये सब वह कितने दिन तक करेगी? मैं भी देखता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं उसे अपने आप से इतना दूर नहीं कर सकता। माया जानती थी कि अचानक से आरुषि इतना दूर दूर क्यों हो रही है। वह देख रही थी कि अनिरुद्ध और मुस्कान की इंटरेक्शन से उसे प्रॉब्लम हो रही है और इसी बात पर इतराते हुए वह दादी से कहती है, क्या बात है दादी, ये 2 दिन अचानक से, और उसी को क्या हो गया है? पहले तो वैसा कभी नहीं करती थी, अचानक से उसे रात को भूख क्यों नहीं लग रही, या फिर उसे हमारे साथ डिनर नहीं करना है? दादी माया के इस सवाल पर गुस्से से उसे जवाब देते हुए कहती है, माया, पहली बात तुमने फिर उसे आरुषि कहा, उसे भाभी कहा करो, और दूसरी बात मुझे पता है आज वह डिनर करने क्यों नहीं आई। तुम लोगों को कोई खबर रहती है या नहीं? तुम्हारा ये डिनर में काम करते वक्त उसका हाथ जल गया था, बहुत दर्द हो रहा था, उसे दवाई लगा दी है मैंने, लेकिन फिर भी तकलीफ तो हो रही होगी ना उसे, और वह नहीं चाहती कि उसके कारण तुम लोग भी खाना ना खा पाओ, इसलिए वह नहीं आए। हर बात पर उसके लिए बुरा बोलना जरूरी नहीं है। अनिरुद्ध को जैसे ही यह पता चलता है कि आरुषि का हाथ जल गया है, उससे गुस्सा आता है और वह जोर से स्पून को टेबल पर रखते हुए सर्वेंट पर चिल्लाते हुए कहता है, वह खाना बना रही थी तो फिर तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम्हें क्या सैलरी किचन में खड़े रहने की देता हूँ? सर्वेंट, घबराते हुए, सॉरी सर, हम उन्हें मना करते हैं लेकिन वह मानती ही नहीं है। अनिरुद्ध, गुस्से से, वह माने या ना माने, तुम मेरी एक बात सुन लो, अगर मुझे पता चला कि यार उसने फिर खाना बनाया है तो अगले दिन तुम्हारा पता यहाँ से कट जाएगा, मैं पूरा स्टाफ चेंज कर दूंगा, इसलिए आइंदा मुझे ये सुनने में नहीं आना चाहिए। स्टाफ घबराते हुए अनिरुद्ध के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, सॉरी सर, आगे से हम ध्यान रखेंगे, हम उनसे कुछ भी नहीं करने देंगे। अनिरुद्ध खाना छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। मुस्कान ये देखकर हैरान रह जाती है कि जो अनिरुद्ध आरुषि के हट होने पर इतना परेशान हो गया, इतने गुस्से में आ गया, भला वह उसके लिए अपनी पत्नी को कैसे छोड़ेगा। तारांकन। अनिरुद्ध गुस्से में अपने कमरे में पहुंचता है और जोर से अपने पैर को दीवार में मारते हुए कहता है, उसे मैंने इतनी बार मना किया है कि यह सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं मानती, जला लिया ना उसने अपना हाथ, अब मुझे तकलीफ हो रही है, उसे कितना दर्द हो रहा होगा। मन तो कर रहा है कि अभी कमरे में जाओ और उसे देखूं कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन हमारे बीच की दूरी। गुस्से से।
तारांकन। रात के 1 बजे आरुषि की आंख खुलती है। उठते ही उसे पानी की प्यास लगती है और उसका शरीर भी पसीना पसीना हो रखा था। आरुषि बेड से उठकर टेबल पर रख मग को उठती है, लेकिन उसमें पानी नहीं था। पानी पाने लेने के लिए आरुषि किचन में जाती है। आरुषि पानी पी ही रही होती है कि तभी किचन में एक आहट होती है और उसे चौंक जाती है। उसे थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि किचन में अंधेरा सा हो रखा था, एक बहुत ही डिम लाइट ऑन थी। आरुषि मुड़ती है और वह देखती है कि उसके सामने अनिरुद्ध खड़ा है। अनिरुद्ध को देखकर आरुषि को रिस्पांस नहीं देती और वह वापस से टर्न हो जाती है और पानी पीने लगती है। लेकिन उसके मन में सवाल चल रहे होते हैं, आखिर इससे भी इसी वक्त प्यास लगी थी क्या, या फिर यह मुझ पर नजर रख रहा था। नहीं नहीं, इसके हाथ में भी पानी का मग है, ये भी अपनी ही लेने आया होगा। अनिरुद्ध धीरे से पानी के मन को टेबल पर रखता है और वह फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगता है। पानी पीते हुए भी वह आरुषि को ही देख रहा होता है। आरुषि अपना पानी खत्म करते हैं और मग में पानी भरकर जैसे ही मुड़कर जाने लगती है, अनिरुद्ध आरुषि के एकदम सामने आ जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, रुको। मुझे पता चला कि तुम्हारा हाथ जल गया है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि किचन में तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, सर्वेंट है यहाँ पर, क्या तुमने दवाई लगाई? आरुषि अनिरुद्ध के सवाल का कोई जवाब नहीं देती, वह चुपचाप खड़ी होती है। आरुषि की चुप्पी देखकर अनिरुद्ध फिर से कहता है, मैंने कुछ पूछा है आरुषि? वह अच्छा याद आया तो तुमने कसम खाई थी कि तुम मुझसे अब कभी बात नहीं करोगी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये पॉसिबल है? हम एक ही घर में रहते हैं, तुम पत्नी हो मेरी। हाँ, तुमने गलतियां की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे बीच में कोई बात नहीं होगी। अपने मौन व्रत को तोड़ो और बताओ मुझे तुम्हारी कहाँ चला है? अगर ज्यादा है तो कल हम डॉक्टर के जाएंगे। आरुषि फिर भी खामोश रहती है और आरुषि के इस साइलेंट बिहेवियर को देखकर अनिरुद्ध बहुत इरिटेट होता है। अनिरुद्ध गुस्से से, देखो आरुषि तुम यूं। अनिरुद्ध अपनी बात आगे कहता कि तभी किचन में मुस्कान पहुंचती है। यह आरुषि और अनिरुद्ध दोनों के लिए ही अनएक्सपेक्टेड था। मुस्कान के हाथ में भी पानी का मग लगा हुआ था। मुस्कान, आप दोनों यहाँ पर? क्या आप लोग भी पानी लेने आए हैं? अनिरुद्ध, हाँ, हम दोनों पानी लेने आए हैं। क्या तुम्हारे कमरे में भी पानी नहीं था? मुस्कान, मेरे कमरे में पानी था, लेकिन काफी गर्म सा हो गया था और मुझे ठंडा पानी पीने की आदत है। रिसर्च गर्मी कुछ ज्यादा ही है तो अपने आप ही आंख खुल गई। आरुषि फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर मुस्कान को देते हुए कहती है, ये लो, इसे अपने साथ ही ले जाना। मुस्कान, थैंक यू आरुषि। वैसे दादी ने बताया कि तुम्हारा हाथ जल गया है, अब कैसा है? क्या तुमने दवाई लगाई? आरुषि, इतना कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, वह काम करते वक्त थोड़ा सा जल गया था, दवाई लगा ली है मैंने, काफी आराम है और कल मैं तो ठीक हो जाएगा। आरुषि के जवाब पर अनिरुद्ध सरकास्टिकली मुस्कुराता है, क्योंकि यही सवाल उसने और उसी से 2 बार पूछा था तब, और उसने जवाब नहीं दिया और मुस्कान को उसने तुरंत जवाब दे दिया। वो समझ रहा था कि आरुषि ने अपने इस साइलेंट ट्रीटमेंट को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है, लेकिन अनिरुद्ध को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आरुषि उसे बिल्कुल अवॉइड करना शुरू कर दे। मुस्कान, चलो अच्छा है, अब हम इतनी रात को तीनों ही जाग गए हैं तो नींद आना मुश्किल है। एक काम करते हैं, गार्डन में जाकर तीनों थोड़ी देर बैठते हैं, फ्रेश और अच्छा फील करेंगे और नींद भी तुरंत आ जाएगी। अनिरुद्ध को आरुषि से बात करनी थी, चाहे वह फिर किसी जरिए से क्यों ना हो, इसलिए वह मुस्कान कैसे आइडिया को हाँ कर देता है, लेकिन आरुषि मना करते हुए कहती है, सॉरी, मुझे नींद की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है, आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। आरुषि मुस्कुराकर वहां से चली जाती है, लेकिन अनिरुद्ध को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। मुस्कान अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहती है, तो क्या हम चले? अनिरुद्ध एक उबासी लेते हुए कहता है, आरुषि की बात सुनकर मुझे लगता है कि हमें भी सोना चाहिए। वैसे भी कल ऑफिस है और इम्पोर्टेंट मीटिंग, और ऐसा ना हो कि बात करने बैठ गए तो बाद में ही रात निकल जाए, और तुम्हारा तो कल पहला दिन है, तुम्हें तो और एनर्जी चाहिए, इसलिए तुम जाकर सो जाओ, मैं भी चलता हूँ। अनिरुद्ध भी वहां से चला जाता है, लेकिन मुस्कान को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। मुस्कान,
गुस्से से अच्छा तो पत्नी ने मना किया तो पति भी चला गया, मतलब वह मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था, उसे आरुषि से बात करनी थी। यकीन नहीं होता कि वही अनिरुद्ध है जिसके आगे किसी के नहीं चलती थी, लेकिन अब तो लग रहा है कि इसकी पत्नी के आगे नहीं चल रही है। खैर, मेरी एक बार शादी हो जाने दो, मैं भी इसको बिल्कुल ऐसे ही नखरे दिखाऊंगी, तभी शायद ये कंट्रोल में आएगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।